हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक क्षण चुंबक है। तो क्षण चुंबक है तो इसका उत्तरी ध्रुव भी होगा और इसका दक्षिणी ध्रुव भी होगा। और ये जो क्षण चुंबक है वो क्या उत्पन्न करेगा? ये क्षण चुंबक उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्षण चुंबक उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र को। हमें पहले से पता है कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर उत्पन्न कौन करता है। तो हमें पहले से पता है कि यदि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार से, ठीक है, तो यही तार वैद्युत धारा ही चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है और कोई भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता है। वैद्युत धारा ही चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। तो ये कैसे चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है? यदि इसे हम छुएंगे तो क्या इसमें हमें वैद्युत धारा का प्रवाह का अनुभव होगा क्या? तो जवाब है नहीं। तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कैसे कर रहा है, ये हमारे मन में सवाल उत्पन्न होगा। तो आइए अब हम इसके जवाब को ढूंढते हैं। तो हम लोग देखेंगे चुंबकत्व की व्याख्या। टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? चुंबकत्व की व्याख्या। क्यों कोई पदार्थ चुंबक की तरह बिहेव करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक बात बताइए, ये जो हमारा पदार्थ है या तो ये अणुओं से मिलकर बना हुआ है या तो ये परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी पदार्थ यदि वो अणु से मिलकर बना हुआ है तो अणु परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जो भी पदार्थ है वो कैसे बने हुए होते हैं? वास्तव में वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हमें पता है कि एटम का एक नाभिक होता है और नाभिक में हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के ऊपर जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। और अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ नाभिक के चक्कर लगाता रहता है और इसके ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। तो ये आप यहां पर ध्यान से समझना होगा, ये बल लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब हम आपको एक बात बता रहे हैं। जैसे नाभिक को समझिए कि ये हमारा होगा सन, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया सन। अब सन है, सन देवता है। अब सन के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी जो है वो क्या करती है? चक्कर लगा रही है। ठीक, समझ में आ गया। तो सन के चारों तरफ पृथ्वी जो होती है वो चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, तो पृथ्वी को आपको लेना है कि ये जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरह आपको लेना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें पृथ्वी है, इसमें नाभिक है, यहाँ पर सन है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो दो गति कर रही होती है। सबसे पहले जो ये गति कर रही है वो है हमारा चक्रण। चक्रण यहाँ पर देख सकते हैं, ये अर्थ जो है वो चक्रण कर रही है, मतलब चक्रण करने के मतलब चक्कर लगा रही है। ठीक, समझ में आ गया। सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पहले तो ये चक्रण गति को कर रही है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है? अक्षीय परिक्रमण कर रही है। अक्षीय परिक्रमण करने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि ये स्पिनिंग कर रही है, समझ में आ गया, स्पिन कर रही है, मतलब अपने अक्ष पर गोल गोल ये स्पिन कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अक्षीय परिक्रमण। तो दो इसके अंदर जो है अक्षीय परिक्रमण। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहां पर दो गति हो रहा है। एक हो रहा है चक्रण, चक्कर लगा रही है, और साथ ही साथ ये अक्षीय परिक्रमण यानी कि अपने अक्ष पर ये क्या कर रही है? घूम रही है, स्पिन कर रही है। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो उसी प्रकार से हमारा कौन होता है? हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा होता है? ये चक्कर लगा रहा होता है किसके? नाभिक के।
तो ये भी क्या करेगा, ये भी पहला करेगा चक्रण, ठीक है, समझ में आ गया, ये एक तो करेगा ये चक्रण, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, पहला चक्रण हो गया, दूसरा होगा ये अक्षीय परिभ्रमण, ठीक है, परिक्रमण। तो दूसरा क्या करेगा, अक्षीय परिक्रमण, ये दोनों करेगा अक्षीय परिक्रमण, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आइए अब हम लोग यहां पर समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर समझते हैं, तो चक्रण के वजह से क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है क्या, तो जवाब है हाँ, चक्रण के वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास होगा आवेश। जब ये चक्कर लगा रहा होगा तो ये कहां पर होगा, ये गति में होगा। तो आवेश यदि गति में है तो इसमें ये विद्युत धारा होगा, ठीक है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा। और विद्युत धारा यदि होगा तो हमारा आंसर मिल गया, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, समझ में आ गया। लेकिन केवल विद्युत धारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ चक्रण के, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के वजह से ही नहीं होगा, वो विद्युत धारा जो है वो अक्षीय परिक्रमण के वजह से भी होगा। अपने अक्ष पर यदि ये घूमेगा, अक्षीय परिक्रमण करेगा, समझ में आ गया, जिसकी वजह से दिन और रात अक्षीय परिक्रमण होता है, जैसे अर्थ के केस में ये अपने रोटेट करेगा, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, उसके वजह से भी, क्योंकि वो भी तो एक गतिहीन है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो घूमेगा, अक्षीय परिक्रमण करेगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, उसके कारण भी वैद्युत धारा होगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन अक्षीय परिक्रमण से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा चक्रण के कारण। चक्कर लगाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो क्यों होता है, क्यों कोई भी पदार्थ जो है वो चुंबक को प्रेफर करता है, क्यों वो चुंबक की तरह बिहेव करता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, पदार्थ बना हुआ होता है परमाणुओं से, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं चक्रण, और उसी चक्रण के वजह से हमारा इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, और उसी वैद्युत धारा के कारण ये क्या उत्पन्न कर देगा, कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र, कुछ कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। तो यही कारण है किसका, चुंबक। तो क्या समझ में आ गया, वो चक्रण गति ही होता है। तो ये चीजें हम लोग सबसे पहले समझ गए। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते। अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आइए अब हम लोग इस पर चलते हैं, क्या होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको ध्यान से समझते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये क्या होता है, ये बड़ा ही अलग टाइप का पदार्थ होता है, ठीक है। इसको देखा ये गया कि कुछ कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हम लोगों ने क्या रख दिया, यहां पर हम लोगों ने एक क्षण चुंबक को रख दिया, ये हो गया इसका दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उसका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर यदि हम लोग एक पदार्थ को रख देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस पदार्थ को हम लोगों ने यहां पर रखा, तो यहां पर रखा, यहां पर ये ए बिंदु हो गया, इस पदार्थ को हम लोगों ने यहां पर रखा, और फिर हम देख रहे हैं कि ये पदार्थ जो है वो दूर जाते जा रहा है, समझ में आ गया, दूर जाते जा रहा है, ए से ये पहुंच गया बी पर धीरे धीरे, ठीक है, समझ में आ गया, धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, क्या देख रहे हैं कि जो चुंबक है वो इसको क्या कर रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षण कर रहा है, समझ में आ गया, दोनों के बीच में, चुंबक के बीच में और ये प्रति चुंबकीय पदार्थ के बीच में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि ये दूर जा रहा है। आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B1 है, क्योंकि ये ध्रुव के नजदीक है, तो यहां पर ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यदि BA है, ठीक है, B1 है, और बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यदि B2 है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये बिंदु है वो ध्रुव से दूरी पर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये यहां पर इस बिंदु पर, ए बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है
वो बड़ा है किससे, बी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र B2 से बड़ा है। तो यहां पर आप ध्यान से समझेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो पदार्थ क्या होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी उधर से वो जाएगा किसके तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिधर कम होगी। ठीक, समझ में आ गया। और पदार्थ का यह गुण ही क्या कहलाता है, पदार्थ का यह गुण हमारा प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, वह गुण जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा, चाहे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र से, बड़ा चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, क्षेत्र से, यहां पर उच्च लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है, निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है, की ओर जाता है। वह गुण क्या होता है, वह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व, चुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, वह गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व कहलाता है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ये बात आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, यहां पर पहला गुण यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चुंबक, चुंबक। ठीक है, चुंबक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, चुंबक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको चुंबक क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला गुण जो होगा वो होगा। ठीक है, आइए इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं। चलिए आइए हम लोग दूसरा गुण ले लेते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र लिया हुआ है। देखिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दे रहे हैं, अपने मन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दे रहे हैं। तो शुरुआत में इसका दिशा इस प्रकार से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ हो गया ये हमारा। ये बात आपको ध्यान से समझना, पदार्थ हो गया। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये हो गया। तो आप देखेंगे कुछ दूर के बाद इसका दिशा कुछ ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका दिशा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के वो लंबवत हो जाएगा। समझ में आ गया। उसको स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी भी दिशा में रखेंगे तो जो हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को
कहाँ रखेंगे? प्रति चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, चुंबकीय कहाँ रखना है? चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। ये बात आपको क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये बात आप लोग बड़ी आराम से समझ गए। नेक्स्ट चीजें आप लोगों को जो समझना होगा, जैसे यहाँ पर एक कांच हम लोग रख देते हैं, क्या रख देते हैं हम लोग? यहाँ पर कांच रख देते हैं, और कांच को यहाँ पर देखिए दो पोल हम लोग, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं क्या? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग एक्चुअल में क्या करें, यहाँ पर ढेर लगा दे रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं, और ये ढेर किसका होगा? ये ढेर होगा प्रति चुंबकीय पदार्थ का। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या? तो होगा क्या? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुव के नजदीक में हम लोगों ने रख दिया है क्या? प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ को हम लोगों ने रख दिया, प्रति चुंबकीय पदार्थ को हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि ध्रुव के नजदीक है, तो इस ध्रुव ये क्या करेगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसको प्रतिकर्षण करेगा। तो प्रतिकर्षण करेगा तो एक्चुअल में ये हो कैसे जाएगा? फाइनली हो जाएगा, ये यहाँ से दूर हटेगा। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ से ये दूर हटेगा, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, बीच में कुछ इस प्रकार से हो गई। यहाँ पर जितना भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो यहाँ पर आके जमा हो जाएगा। समझ में आ गया? बीच में हो जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। ये दक्षिणी ध्रुव भी ये प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो सारा जो चुंबकीय पदार्थ जो होगा वो बीच में आ जाएगा, एक ढेर लग जाएगा। ठीक है, ये कांच का टुकड़ा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? कांच का प्लेट, आप इसको ले सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? कांच का प्लेट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। चलिए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीजें जो इसमें हम लोगों को समझना है वो ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये निर्वात है, और निर्वात में चुंबकीय बल रेखा है। ये क्या है? ये सब के सब निर्वात में क्या है? चुंबकीय बल रेखा। ये सब के सब क्या है? चुंबकीय बल रेखा है, और ये कहाँ पर है? निर्वात में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दे, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख देंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा बल रेखा निर्वात में है, तो बल रेखा की संख्या कम हो जाएगी। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रखने से चुंबकीय बल रेखा की संख्या कम हो जाएगी। पहले चुंबकीय बल रेखा की संख्या ज्यादा थी, अब चुंबकीय बल रेखा की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गई? इसमें यदि पदार्थ रख देते हैं तो उतना चुंबकीय बल रेखा, जैसे मान लेते जा रहा है 3, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत कम हो गया, ठीक है, भले ही ये बाहर में कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम लोगों ने रख दिया, तो इसमें चुंबकीय बल रेखा की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा पहले ज्यादा थी निर्वात में, लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ से गुजरेगी तो उसकी संख्या कम हो जाएगी। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना था। चलिए आइए अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो प्रति चुंबकीय पदार्थ जिसको हम कहेंगे। तो चलिए आइए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रति चुंबकत्व की व्याख्या। तो हमारा टॉपिक होगा क्या? प्रति चुंबकत्व की व्याख्या। चुंबकत्व, प्रति चुंबकत्व की व्याख्या।
चुंबकत्व की व्याख्या। चलिए आइए हम लोग ये टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझने वाली बात ये है कि एक्चुअल में होता क्या है। होता ये है, जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे पदार्थ के बारे में सोचिए, ऐसे पदार्थ के बारे में सोचिए जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सम के बराबर है। किसकी बराबर है? तो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसकी बराबर है? संख्या सम के बराबर है, मतलब इवन नंबर के बराबर है, सम के बराबर है। ठीक है, वैसे पदार्थ के बारे में आप सोचिए जिसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम के बराबर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो इलेक्ट्रॉन की मान लेते हैं परमाणु हो गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या सम के बराबर होने का मतलब क्या हो गया? तो सम के बराबर होने का मतलब ये हो गया, ये हमारा नाभिक है, ध्यान से समझना होगा, ये हमारा नाभिक है। अब इसमें देखिए दो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्म बनेगा। ठीक है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन का युग्म बनेगा, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का युग्म तो हम लोग बता सकते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन का युग्म बनाना है हम लोग, इलेक्ट्रॉन का युग्म इसमें बनता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। अब होगा क्या कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, दोनों के दोनों चक्रण को कर रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये चक्कर लगा रहे होंगे, तो चक्रण कर रहे हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अक्षीय परिभ्रमण। ठीक है, अक्षीय परिभ्रमण कर रहे हैं, परिभ्रमण। ठीक है, तो अक्षीय परिभ्रमण करें और ये गति कुछ इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यदि सम के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो दो दो का पेयर ले सकते हैं, जैसे 8 है तो दो दो का 4 पेयर ले लेंगे, 10 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दो दो का 5 पेयर ले लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव को खत्म कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय प्रभाव को लगभग खत्म कर देता है। किसमें? ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, जिसके वजह से प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सम के बराबर होता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल भी अलग अलग कर देते, अपोजिट होते हैं। ठीक है, खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया, तो जो हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ हुआ, तो क्या उसके पास कोई अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या? तो जवाब है नहीं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य के बराबर होगा, और ऐसे ही चुंबकत्व हो जाता है। समझ में आ गया क्यों प्रतिचुंबकत्व, इस गुण को हम लोग प्रतिचुंबकत्व कहते हैं? ये इसके पीछे रीजन क्या है ये आपने समझ लिया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना ही।